हाय गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पीपल। वेलकम बैक टू IAS Academy। और हम लोग बात कर रहे हैं HP Allied मेंस मार्क्स बूस्टर सीरीज के बारे में। एंड दिस इज द डे 4th इन आवर सीरीज। पिछले 3 दिनों में हम लोग जो है बात कर चुके, काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, हमने पैटर्न, हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। आज भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। हम लोग जो है वी विल बी टॉकिंग अबाउट अगेन टाइप 1 क्वेश्चन, थोड़े और टाइप 1 क्वेश्चन देखेंगे एटलीस्ट 3-4 दिन और। एंड उसके बाद जो है हम लोग टाइप 2 क्वेश्चंस एंड टाइप 3 क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, जो कि आपके 70 वर्ड्स एंड 140 वर्ड्स के बीच में है। सो एंड अगेन वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग। मुझे बहुत सारे आंसर्स निकल के आ रहे हैं। एंड अगेन आई कुड नॉट एम्फोसाइज कि मैं आई हैव गॉट वेरी वेरी लेस टाइम, सो मैं जितने हो सकते हैं उतने आंसर चेक कर पा रहा हूँ। आई एम डूइंग 5 आंसर्स, 5 जो भी आपकी शीट्स आ रही हैं वो मैं चेक कर रहा हूँ। एंड आई होप यू आर गेटिंग देम ऑल्सो विद द इवेल्युएशन एंड ऑल्सो। अगेन इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज भी हम लोग इसी टाइप्स के बारे में बात करेंगे, 40 वर्ड लिमिट के। आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस एंड अगेन सेम थिंग गोज, जैसे हमने कल किया था, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है, वही हम लोग आज काम करने वाले हैं। यू नीड टू राइट दीज आंसर्स एंड सेंड देम टू मी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है जी। सो अगेन इफ यू वांट टू एनरोल इनटू दिस सीरीज, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब टू दैट चैनल, एंड जैसे ये वीडियो आती है यू नीड टू सी दी क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस हैं, एंड यू राइट देम डाउन and send them to us as soon as possible. देखिए दोस्तों, again if you'll send these questions, these answers to us, again it kind of motivates us to make more videos. And again I would like to emphasize that you need to share and subscribe, share these videos as much as possible, so that more and more people can join this particular series that we are trying to conduct, ठीक है। ये एक जनरल हेल्प हो जाएगी सबके लिए जो भी यहाँ पे इस बारी मेंस में बैठने वाले हैं। चलिए दोस्तों, टाइप 1 स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। आपको पता ही है स्ट्रेटेजी क्या है। अगेन ये जब तक 3-4 दिन हम लोग और काम करेंगे तब तक आपके दिमाग से स्ट्रेटेजी निकल चुकी होगी। नो इंट्रोडक्शन, नो कंक्लूजन, शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज टू द पॉइंट आंसर्स लिखने हैं, पैराग्राफिंग अवॉइड करनी है, पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। सो पिछले बारी के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर में हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखा था कल के क्वेश्चंस में, जिसमें हमने बात करी थी व्हाट इज द रोल ऑफ श्री पद्मदेव इन हिमाचल स्ट्रगल, इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये हमने बात करी थी। देन उसके बाद शॉर्ट नोट लिखना था फसल के विविधीकरण के ऊपर, जो है आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन 40 वर्ड्स में लिखना था। FDI एंड FPI क्या होता है। देन उसके बाद शेकतकर कमेटी जो है ये किस लिए बनाई गई थी, क्यों ये फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में चलती है आजकल। इसके बाद नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल जो है, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। वुड डिस्पैच, जिसे हम मगन कार्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बात करते हैं, 1854 का वुड डिस्पैच, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। इंटर स्टेट काउंसिल के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना था। कास्ट लैंडफॉर्म्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना था। एंड फाइनली वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश, सैर या सरी फेस्टिवल जिसे हम लोग कहते हैं, अगेन इसके ऊपर जो है एक शॉर्ट नोट, इसको जो है डिस्क्राइब करना था आपको। सो ये जो है 10 क्वेश्चंस कल के थे। आई होप ये आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। थोड़े बहुत हम लोग क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड देन हम लोग जो है आज की आपकी एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द मॉडल आंसर्स ऑफ व्हाट योर आंसर शुड बी हैविंग एज फार एज द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस डे वाज कंसर्न। कल के क्वेश्चंस के हम लोग मॉडल आंसर देखते थोड़े से। सबसे पहला जो है फसल विविधीकरण परियोजना जो कि हिमाचल चला रहा है, इसके ऊपर हमें एक संक्षिप्त नोट लिखना है, ठीक है जी। सो अगेन इसके ऊपर क्या लिखोगे, 4-5 पॉइंट आपके होने चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, इस पर्टिकुलर जो है योजना के बारे में आपका ऑलमोस्ट A to Z सब कुछ बता दे। फॉर इंस्टेंस ये योजना जो है कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या इसको कोई एक्सटर्नल फंडिंग मिल रही है या एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है इसको कि नहीं, या कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में इसे जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है, क्या इसका मेन एम है। अगर आप ये सारी चीज़ें लिखोगे तो अगेन आपको जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई वुड से 3 में से जो है 2.5 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है जी। सो देखते फटाफट से क्या चीज़ है। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। जीका जो है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ये जो है इसको फंड कर रही है। अराउंड 321 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जीका जो है इसको फंड कर रहा है। और ये जो है 5 आपके डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी एंड ऊना। ये पहला फेज है प्रोजेक्ट का, जिसमें इन एरियाज में ये पर्टिकुलर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चलाया जा रहा है, ठीक है जी। तो ये प्रोजेक्ट ही अपने आप में बता रहा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मीन्स क्या है। बेसिकली जो क्रॉप्स हैं, जो क्रॉप्स हिमाचल में लगाई जा रही है फार्मर्स द्वारा, इनको डाइवर्सिफाई करना है। मीन्स मोर एंड मोर क्रॉप्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो लेके आनी है उन जगहों में जहाँ पे ट्रेडिशनल क्रॉप्स उगाई जाती है। उसके अलावा जो है हाई
यील्ड वैरायटी क्रॉप्स या फिर जो है जो कंपैरेटिवली अच्छे दाम देती है फार्मर्स को मार्केट में, उन तरह की क्रॉप को जो है उगाने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, वो गवर्नमेंट बना के देगी। फॉर इंस्टेंस जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाएगी, फार्मर्स को जो है एक्सेस रोड्स प्रोवाइड करवाएगी, एंड इसके अलावा फार्मर्स को भी जो है इसके अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है, टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है फार्मर्स को ऑन एरियाज, जैसे मैंने आपको बताया वेजिटेबल कल्टीवेशन, फूड ग्रेन कल्टीवेशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। इससे बेसिकली होगा का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से पहली बात है कि अलग अलग क्रॉप जो है वो उगाई जाएंगी, जिससे फार्मर जो है ज्यादा अच्छा बेनिफिट रीप कर सकता है, ज्यादा जो है पैसे कमा सकता है। एंड सेकंड जो है क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं जो फूड इंडस्ट्री है या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हिमाचल में, उसको भी जो है प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, सो ये पहला आपका क्वेश्चन बन जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट इज व्हाट इज द रोल ऑफ पद्म देव इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, श्री पद्म देव के बारे में बात करनी है। काफी ज्यादा जो है इनका मार्क रहा है एज फार एज द फ्रीडम स्ट्रगल इज कंसर्न। इन्हें कबीराज भी बोला जाता है। एंड अगेन जब से जो है इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लेना स्टार्ट किया है, तब से ही जो है काफी प्रचलित रहे हैं। नॉन कॉपरेशन, ही वाज अ गांधीयन, बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने हिस्सा लिया। देन उसके बाद ही वाज वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल इन स्टैब्लिशिंग द हिमाचली रियासत प्रजामंडल। ठीक है जी, हिमालयन रियासती प्रजामंडल जो है इसको इन्होंने बनाया था। ही वॉज ए फाउंडर मेंबर, एंड इसके अलावा जो है इसी प्रजामंडल के सेक्रेटरी भी रहे थे। ठीक है जी, इवेंचुअली हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के भी ये जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और ओवरऑल जो है हिमालयन स्टेट की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर उन्होंने काफी बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लिया है, काफी ज्यादा जो है वोकल रहे हैं इसके लिए। ठीक है जी, इसके अलावा जो हिमालयन सोशल हिमाचल स्टेट में जो सोशल ईवल्स है, जैसे रीत हो गया, बगार हो गई या बेगार हो गई या अनटचेबिलिटी होगी, इसके ऊपर भी इन्होंने काफी जो है अपनी आवाज उठाई है, इसके डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने की कोशिश करी है। ठीक है जी, एंड वेरी फेमस जो सुकेत सत्याग्रह है, उसमें भी जो है इन्होंने नॉन वायलेंट एक सत्याग्रही मूवमेंट स्टार्ट करी थी, जिससे कि सुकेत स्टेट को जो है इवेंचुअली जो सेन रूलर्स थे वहां पे उनसे जो है छुड़ाया गया, और इट इवेंचुअली एडेड अप एज अ प्रोविंस इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है ऐड हो गया था। सो आप इसके बारे में लिखे 4-5 पॉइंट्स आप लिखोगे, एंड आपको जो है इसके अंदर मार्क्स मिल जाएंगे। पद्म देव जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में इनका काफी रोल रहा है। सो अगेन इसको जो है जो आपकी पर्सनालिटीज है उसमें पद्म देव को जो है आपको यू शुड हैव अ गुड नोट, ताकि 70 वर्ड्स में या 140 वर्ड्स में भी आप इसके ऊपर लिख सको। ठीक है जी, सो दैट इज वन क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आते हैं शेकतकर कमेटी के ऊपर। ये क्यों रिसेंटली न्यूज में थी, अगेन जो कि हम लोग बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसके कारण हमारी चाइना के साथ थोड़ी बहुत जो है बहस चल रही है। वो जिस रिपोर्ट के बेसिस बनी थी वो शेकतकर कमेटी थी। अगेन ये लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकतकर, इनकी एक कमेटी बनाई गई थी, मिलिट्री रिफॉर्म्स की एक कमेटी थी। मनमोहन पारिकर ने 2015 में ये सेटअप की थी। ठीक है, मनमोहन पारिकर उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे। इवेंचुअली ये क्या बात करती है, बेसिकली मिलिट्री की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, और डिफेंस जो एक्सपेंडिचर है उसको काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिकली अलाइन करने की बात करती है। एंड इसमें जो इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी, जैसे कि डिफेंस बजट को जो है रैशनलाइज करने की बात करी थी। उन्होंने बोला डिफेंस बजट जो है वो 2 से 3% GDP का होना चाहिए। सिमिलरली उन्होंने ये भी बात करी थी कि जो बॉर्डर रोड्स हैं इनकी कंस्ट्रक्शन को जो है इनको स्पीड करना चाहिए, इसको फास्ट पेस करना चाहिए। इसके अलावा जो है बॉर्डर एरियाज के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, स्ट्रैटेजिक है, सो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की जरूरत है। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें इन्होंने बात करी थी। ऐसे ही आपको 2-3 चीजें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है जी, सो दैट इज द क्वेश्चन एज फार एज द शेकतकर कमेटी रिपोर्ट इज कंसर्न। उसके बाद नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल ऑफ इंडिया, अगेन ऑन इंडिया, अगेन ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? बिकॉज काफी न्यूज में चल रहा था। अभी हमने पोषण अभियान जो है लॉन्च किया था, इसी के अंडर जो है हमने ये नेशनल काउंसिल बनाई है, नेशनल काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन। अगेन ये किसके अंडर है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसके जो हेड है ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। एंड अगेन ये बेसिकली क्या काम करेंगे, ये नेशनल लेवल में कोऑर्डिनेशन करेंगे एज फार एज द न्यूट्रिशन कंसर्न, की बच्चों को किस तरह से न्यूट्रिशन देना चाहिए, क्या जो है न्यूट्रिशन के चैलेंजेस है कंट्री के अंदर, किस तरह से अलग अलग जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको रिव्यू करना है, उसमें क्या चेंजेस, क्या अपडेट्स करने हैं, ये सारा काम जो है ये नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल करने वाली है। ठीक है, सो इस पॉइंट्स को अगर आप लिखोगे तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वुड्स डिस्पैच इज कॉल्ड एज द मगन कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है जी, 1854 में जो है वुड्स ने, चार्ल्स वुड जो थे उन्होंने ये डिस्पैच निकाला था। एंड इससे जो है बेसिकली जो इंडिया में आने वाली एजुकेशन थी
उसका जो है एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर निकल के आया था यहाँ से, ठीक है जी। सो ये मगन काटा में बात क्या की गई, अब यहाँ पे लिखा है कि वाई इट इज कॉल्ड एज दी मगन काटा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे आप बताओगे, इस क्वेश्चन में लिखा है कि वाई इट इज कॉल्ड एज मगन काटा, तो यहाँ पे आप बताओगे कि इस डिस्पैच से जो एजुकेशन उसमें क्या चेंजेस आए। सबसे पहले चेंजेस क्या थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया, बहुत ज्यादा वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया गया था। सेकेंड जो है इससे पहले जो था वो मैक्यूलेज मिनट में ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग जो है इंग्लिश एजुकेशन में फोकस करेंगे, वर्नाकुलर को बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, एंड सिर्फ कुछ ही लोगों को जो है कुछ ही कॉलेजेस सेट करेंगे और जनरली जो है सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पे ही एजुकेशन देंगे। यहाँ पे जो है वुड्स डिस्पैच से जो है ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले तो वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल, इसे जो है डोमिनेंट मॉडल बना दिया जाता है। सिमिलरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मास एजुकेशन की वो भी गवर्नमेंट जो है ज्यूम कर लेती है, गवर्नमेंट जो है मास एजुकेशन दिलाएगी लोगों को। एंड जो कहीं ना कहीं इससे पहले जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी कि हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉलेजेस खोल के कुछ इंडियंस ऐसे बनाएंगे जो अंग्रेजों की तरह जो उनका बिहेवियर होगा, एंड वो बाद में बाकी लोगों को, बाकी भारतीयों को पढ़ाएंगे। तो ऐसा कुछ जो पहले सोचा हुआ था जिसे हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं, उसको खारिज करके अब हम मास बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मास बेस्ड एजुकेशन करवाना, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाए थे, हर एक प्रोविंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाए थे, और जो आपके जो प्रोविंसेस थे, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में जो आपके जो आपके ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस थे, वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश करी थी 1857 में। इसके अलावा जो है फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया गया था कि इसको भी हम लोग देंगे। तो ये जो है आपका वुड डिस्पैच है, इतने अगर आप पॉइंट्स लिखोगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगेन इनको जो है शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज मैनर में लिखना है सो दैट आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स मिले, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेर फेस्टिवल या सरी फेस्टिवल जिसे हम लोग कहते हैं। अगेन कहाँ पे मनाया जाता है, मेन एरिया जो है आपके ये हैं शिमला मंडी वाला रीजन है, कुल्लू एंड सोलन में काफ़ी जो है धूमधाम से मनाया जाता है। सो ये रीजन्स आपके जो हैं दे आर नोन फॉर सरी फेस्टिवल। मिड सितंबर में मनाया जाता है जब खरीफ क्रॉप जो है उसका हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली हार्वेस्ट को ही सेलिब्रेशन के लिए मनाया जाता है ये पर्टिकुलर फेस्टिवल। इसको हम लोग हिमाचल में जो है बड़ा दिन भी बोलते हैं, बड़ा दिन फॉर अ हिल मैन। एंड बड़े दिन में ये क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है काफ़ी बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। जो मदर सेरी है उसकी जो है प्रार्थना की जाती है, उसको ऑफरिंग्स की जाती हैं। एंड जो राखी, जो इससे पहले राखी आई होती है, तो राखी की जो थ्रेड है उसको निकाल के हम मदर सेरी को चढ़ा देते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है यहाँ पे क्या होता है, स्वीट्स जो है, स्वीट्स एंड वॉलनट्स, स्पेशली वॉलनट्स जो है वो रिलेटिव्स को एंड विलेजेस को ऑफर किए जाते हैं। एंड इसके अलावा इस दिन जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं। यूटेंसिल्स, इसे ऐसे ऐसा बोला जाता है कि यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स खरीदना इस टाइम पे शुभ होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है बहुत सारी स्पेशल डिशेज बनाई जाती है, जैसे सुहारियाँ हैं, भल्ले, कचौरी, सिड्डू, चिल्ले, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं इन रीजन्स में। सो ये कुछ जो है आपका सेरी फेस्टिवल है। इसको भी जो है आपको अगेन 70 वर्ड्स में एंड 40 वर्ड्स दोनों में जो आपको प्रिपेयर करना है, सो दैट आपको अगर किसी भी फॉर्म में आए तो आपका आंसर मिल जाए आपको, ठीक है जी। देन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कास्ट लैंडफॉर्म्स। कास्ट लैंडफॉर्म्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सो अगेन जब कास्ट लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं हम लोग, तो ये लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं जब बेसिकली वाटर से बनते हैं, जब वाटर जो है वो केमिकली रिएक्ट करता है रॉक्स के साथ, ठीक है। कौन से रॉक्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है आपको। इन रॉक्स के साथ जब वाटर मिक्स होता है तो क्या करता है, कुछ लैंडफॉर्म्स डेवलप करता है। इनको हम कलेक्टिवली कास्ट लैंडफॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री नहीं बोलनी है क्योंकि हमें 40 वर्ड्स में लिखना है, तो कहाँ से आया, क्या आया, कास्ट नाम कैसे पड़ा, नहीं लिखना है आपको। सिर्फ यहाँ पे बताना है कास्ट लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, और किस किस टाइप के लैंडफॉर्म बनते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स कैसे बनता है, जैसे सिंक होल्स हो गए, उवालास, स्पोल्स, सिंकिंग क्रीक, सिंकिंग वैली, ब्लाइंडिंग वैली, ये सारी जो है आपकी इरोजनल फीचर्स बनते हैं। डेपोजिशन में आपके क्या बनते हैं, अंडरग्राउंड केव्स बनते हैं, स्टैलेक्टाइट्स बनते हैं, स्टैलेग्माइट्स बनती हैं। सो ये चीज़ अगर आप डायग्राम में भी दिखा सकते हो तो देन दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है। सो इतने आंसर मेरे को डिस्कस करने थे, बाकी जो है कंपैरेटिवली ईजी थी। आई होप आए गए होंगे, जो मेरे को आंसर्स आए हैं उनमें भी जो है काफ़ी अच्छे से ये आंसर्स को लिखा हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग जो है यू आर डूइंग इट वेरी नाइसली एंड यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज। सो दोस्तों आज के क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन मैं आज आपको देने वाला हूं अगेन, एंड ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। पहले 5 क्वेश्चन ये रहे आपके, राइट अ नोट ऑन कांगड़ा मूवमेंट। कांगड़ा मूवमेंट के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम जो है वो क्या होता है, बैड बैंक क्या होता है, किस तरह वो काम करता है, रिसेंटली न्यूज में भी चल रहा था बैड बैंक। देन इंडिया जो है फर्टिलिटी जो रिप्लेसमेंट रेट है 2020 में पहुंचेगा
इससे आपको क्या मतलब निकल के आता है, रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी क्या चीज़ होती है, इसको आपको बताना है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, अगेन आज 2 बारी कांगड़ा वाले जो है क्वेश्चन आ गए। सो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, यहाँ से निकले। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में कौन कौन से ऐसे स्रोत है जहाँ से हमें हिमाचल के इतिहास के बारे में पता चलता है, इसके बारे में आप बताओगे। अगेन जो भी आप सोर्सेज बता रहे हो उसके साथ आप एग्जाम्पल जरूर लो कि यहाँ से जो है हमें पता चलता है। आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे कि इंस्क्रिप्शन का कोई पर्टिकुलर नाम भी दो, है ना, तब जो है आपके पर्टिकुलर जो भी आपने लिखा चीज है उसका जो है वेटेज इंक्रीज होता है। देन व्हाट इज ऑपरेशन ट्विस्ट ऑफ आरबीआई, ये भी रिसेंटली न्यूज में चल रहा था। एक्सप्लेन आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको करना है, ठीक है। भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 108 के बारे में आपको व्याख्या करनी है। देन महलवारी सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम जो है वो ब्रिटिश इंडिया लेके आई थी, तो इसके ऊपर आपको एक ब्रीफ नोट लिखना है कि महलवारी प्रणाली जो थी वो क्या थी, एंड मतलब इसके अंदर क्या पर्टिकुलर फीचर्स थे इसके। और फाइनली जो है लास्ट क्वेश्चन इज जो नलवारी फेयर है इसके ऊपर जो है आपको एक नोट लिखना है, उसका सिग्निफिकेंस देना, नोट नहीं लिखना है यहाँ पे, उसका सिग्निफिकेंस हाईलाइट करना है कि नलवारी फेयर जो है वो क्यों मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। सो दिस इज द क्वेश्चंस फॉर टुडे, एंड अगेन आपके पास क्वेश्चंस आ गए, यू कैन स्टार्ट राइटिंग। एंड राइटिंग से पहले जो है मैं आपको बता देता हूँ किन किन लोगों के जो है मैंने आंसर्स चेक करे हैं। अगेन इनके जो है आई गेस इन्होंने कोई नाम लिखा नहीं हुआ था अपना, सो आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन। सो प्लीज़ यार दोस्तों अपने नाम ज़रूर लिखो, राइट योर नेम डाउन सो दैट जो भी मैं आंसर चेक करता हूँ आई कैन हाईलाइट इन माय सेशन की वीडियो में जो है बताऊँ कि कौन कौन लोगों ने ये लिखा है, ठीक है। सो दिस इज देयर, देन आई गेस दिस इज संजय। संजय हैज़ बिन कंसिस्टेंट, पहले दूसरे दिन से जो है आंसर्स लिख रहे हैं। सो अगेन संजय आपका पेपर मैंने दोबारा चेक करा है, वेरी नाइसली डन। And then third one is I guess is आई फॉरगॉट द नेम, नाम लिखा हुआ है इसके अंदर, आई गेस सोनल है ये। सो यस सोनल इज देयर। सो सोनल आंसर राइटिंग इज कंपैरेटिवली गुड, बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर रहे हो आप, तो कीप इट अप। देन इज आई गेस ममता। ममता देखो कल मैंने आपको बोला था लिखने के लिए, आई गेस आपको काउंसलर का कॉल भी आया होगा। सो एक पीडीएफ में आपने डाल के भेजा है, सो आई हैव चेक्ड इट। अगेन आंसर राइटिंग इज गुड, बट अगेन कंपैरेटिवली आप जो है प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो अपने पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप मिस कर देते हो, कुछ जो है नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको आप डाल रहे हो, ठीक है। सो ट्राई टू मेक दैट हैबिट कि आप जो है हाई प्रायोरिटी पॉइंट्स को पहले लिखो। एंड देन उसके बाद अगेन दिस इज रजनी शर्मा। रजनी आपका प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े आंसर्स लिख रहे हो, इतने बड़े आंसर्स लिखोगे तो आप जो है 30 मार्क्स के अंदर ही जो है काफ़ी टाइम वेस्ट कर दोगे अपना। सो ट्राई टू बी एज कंसाइज एज पॉसिबल, छोटा लिखो, टू द पॉइंट लिखो, बहुत ज़्यादा फ्लावरी इंट्रोडक्शन मत लिखो। देखो मैंने कई जगह आपके पेपर में काटा मारा है, आपके इंट्रोडक्शन में काटा मारा है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है आपको। जस्ट शॉर्ट अगर लिखना चाहते हो एंड उसके बाद सीधा पॉइंट फॉर्मेट में आ जाओ, क्योंकि ये सिर्फ 3 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ठीक है। सो 3 मार्क का क्वेश्चन आते हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं एंड आई होप आप जो है यू विल राइट मोर आंसर्स, यू विल राइट बेटर आंसर्स। प्लीज go and share this session with as much people as possible। जो भी मेंस दे रहे हैं लाइट के वो इस सीरीज को करो, इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस सेशन। 20 मिनट आप ये सेशन सुनते हो, 20 या 30 मिनट आप ये सेशन सुनते हो, 10 या 15 मिनट आप जो है आंसर राइटिंग करते हो, इसी बहाने आपकी आंसर राइटिंग हो रही है। मुझे पता है बहुत लोग अभी आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, देर आर मैनी पीपल जो कि मेंस में बैठेंगे और उन्होंने आंसर राइटिंग की जो है प्रैक्टिस नहीं करी होगी। सो ऐसे नहीं करना है दोस्तों, आपको जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, आंसर राइटिंग करो, एंड आंसर राइटिंग इज गोइंग टू मेक यू क्लियर दिस अलाइड एग्जामिनेशन, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच। देयर मैनी पीपल जिन्होंने लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है, अराउंड मेरे पास 15-16 अभी तक जो है क्वेश्चंस आए हैं, आंसर शीट्स आई हैं चेक होने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस।